हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। तो पिछली क्लास में हमने मई मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 1 किया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने मई मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 1 किया था। अब हम कर रहे हैं पार्ट 2, ठीक है। और इसी के साथ हमारी मई मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले मई मंथ का पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ये पार्ट 2 और आपका बैंकिंग जो करंट अवेयरनेस है आपके आने वाले IBPS के एग्ज़ाम में, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है RBI ट्रांसफ़र रुपीज़ 99,122 99,122 99,122 करोड़ सरप्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सीधा से इसका मतलब है, देखिए RBI के अंदर 100% हिस्सेदारी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब RBI को जो भी प्रॉफिट होता है वो सब प्रॉफिट भारत सरकार का है। तो RBI के द्वारा 99,122 करोड़ रुपए, ठीक है, सरप्लस का मतलब समझिए प्रॉफिट, वो ट्रांसफ़र किए गए हैं भारत सरकार को, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, RBI का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये इम्पोर्टेंट है। RBI का जो फाइनेंशियल ईयर है, पहले वो हुआ करता था जुलाई टू जून, ठीक है। RBI का जो पहले फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था वो जुलाई से जून का हुआ करता था, बट अब RBI ने चेंज कर लिया है और अब RBI का फाइनेंशियल ईयर, जो भारत सरकार का फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। राजेश बंसल को CEO बनाया गया है RBI इनोवेशन हब, ठीक है। RBI इनोवेशन हब क्या है? देखिए, इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना। तो RBI में पेमेंट से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नया किया जाता है तो उसके लिए RBI में एक डिपार्टमेंट है जो है RBI इनोवेशन हब, और जिसके CEO बनाए गए हैं राजेश बंसल, ठीक है। नेक्स्ट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि दूसरे देशों के द्वारा भारत में किया गया निवेश। तो FDI जो है वो भारत में वर्ष 2020-21 में कितना हुआ है? 81.72 बिलियन डॉलर। ये फिगर आपको याद रखना है। 81.72 बिलियन डॉलर भारत में निवेश किया गया है दूसरे देशों के द्वारा वाया FDI, ठीक है। अब इसमें जो एक अच्छा सवाल बनता है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि विदेशों के द्वारा भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है? तो आंसर होगा गुजरात, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो विदेशी निवेश हुआ है वो कौन से राज्य में हुआ है? गुजरात, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछ सकता है कि किस फॉरेन कंट्री के द्वारा, किस देश के द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है, ठीक है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों के द्वारा किया गया निवेश, तो आंसर है सिंगापुर, ठीक है। इसका आंसर है सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर के द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है गुजरात में, और टोटल निवेश हुआ है 81.72 बिलियन डॉलर। ओके, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोगों ने एक कार्ड देखा होगा, जैसे मास्टर कार्ड है, मैस्ट्रो कार्ड है, वीज़ा है, ऐसे ही एक कार्ड है रुपे। तो रुपे कार्ड किसका है? ये NPCI का है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो आप UPI करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी किसका है? NPCI का है। तो NPCI ने क्या किया है? टर्की की एक फर्म है, टर्की एक देश है, टर्की की एक फर्म है पेकोर, ठीक है। टर्की की एक फर्म है पेकोर, उसके साथ क्या किया है? पार्टनरशिप किया है। अब इस पार्टनरशिप से
क्या होगा कि जो रुपे कार्ड है उसको आप टर्की में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई ये एनपीसीआई ने किस देश के साथ टाई अप किया है, तो टर्की के साथ किया है। टर्की की किस फर्म के साथ किया है, तो आंसर होगा पेकोर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कमेटी बनाई है और वो कमेटी भारत में इन्वेस्टमेंट फंड को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि जो भारत में निवेश किया जाता है उसको निवेश को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, उस पर ये कमेटी काम करेगी। और इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं नीलेश शाह, याद रखेंगे नीलेश शाह। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई IFSCA के द्वारा इन्वेस्टमेंट फंड पर जो कमेटी बनाई गई है उसका हेड किसे बनाया गया, तो उसका आंसर होगा नीलेश शाह को बनाया गया है। नीलेश शाह कौन है, ये कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD हैं। ठीक है, और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहाँ पर है, तो ये है गिफ्ट सिटी गुजरात। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बैंक की, ठीक है, जैसे मैंने ये नोट्स यहाँ पर आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, मैं इससे आपको वाया वीडियो आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और फिर जल्दी से एक अपने नोट्स बना लीजिए। उससे क्या होता है, रिवाइज करने में ईजी रहता है। ठीक है, उससे आपको रिवाइज करने में ईजी रहता है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की है NPCI के साथ। ऊपर मैंने अभी आपको NPCI पढ़ा था जिसका रुपे कार्ड था। ठीक है, तो ICICI बैंक ने NPCI के साथ पार्टनर की है और इस पार्टनरशिप की हेल्प से वो अपना एक डिजिटल ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम होगा पॉकेट। भाई जैसे आप लोगों ने पेटीएम देखा है, फोन पे देखा है, ठीक है, ये पेटीएम, फोन पे, ये सब क्या है, ये डिजिटल वॉलेट है। तो ऐसा ही एक डिजिटल वॉलेट ICICI बैंक जारी करने जा रहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा पॉकेट। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। RBI ने क्या किया है, 10,000 करोड़ की पेनल्टी 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है HDFC बैंक के ऊपर। ठीक है, तो RBI ने 10 करोड़ की पेनल्टी कौन से बैंक के ऊपर लगाई है, आंसर होगा HDFC बैंक के ऊपर लगाई है। ठीक है, और क्यों लगाई है, क्योंकि इसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है, वॉयलेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे RBI के द्वारा HDFC बैंक पर 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को उल्लंघन किया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए एक आप लोगों ने बैंक सुना है IDBI बैंक। IDBI बैंक पहले एक गवर्नमेंट बैंक था, सरकारी बैंक था, बट नाउ इट इज़ अ प्राइवेट बैंक। लेकिन अब ये कैसा बैंक है, नाउ इट इज़ अ प्राइवेट बैंक। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि अब IDBI बैंक में LIC की हिस्सेदारी 49.24% हो गई है। LIC की हिस्सेदारी कितनी हो गई है, 49.24%, और भारत सरकार की हिस्सेदारी 45.48%। यानी कि भारत सरकार की हिस्सेदारी LIC की हिस्सेदारी से कम है। तो इसीलिए अब ये गवर्नमेंट बैंक नहीं, एक प्राइवेट बैंक हो गया है। और न्यूज़ में क्या है कि अब भारत सरकार ने इसका सारा मैनेजमेंट, यानी कि इसको कंट्रोल करने का जो मैनेजमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया है LIC को। ठीक है, तो IDBI का मैनेजमेंट किसे ट्रांसफ़र किया गया है, तो आपका आंसर होगा LIC को ट्रांसफ़र किया गया है। LIC की हिस्सेदारी कितनी है, तो 49.24% है। और IDBI बैंक के CEO कौन है, तो ID बैंक के CEO हैं राकेश शर्मा।
ठीक है। आईडी बैंक के सीईओ है राकेश शर्मा। नेक्स्ट, बजाज फाइनेंस, आप सब लोगों ने सुना होगा बजाज फाइनेंस का नाम। तो बजाज फाइनेंस, देखिए अभी पीछे हमने जैसे पढ़ा आईसीआईसी बैंक अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर रही है जिसका नाम है पॉकेट, ऐसे ही बजाज फाइनेंस अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर रही है जिसका नाम होगा बजाज पे। बजाज पे, तो याद रखना है बजाज फाइनेंस के डिजिटल वॉलेट का नाम होगा बजाज पे। इसको आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने क्या किया है, इसने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है, आई चूज माई नंबर। अब सपोज आपको एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है इस बैंक में, और सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जो अपना नंबर चाहिए, सपोज आपको अपना नंबर चाहिए कुछ ऐसा 1008, यानी कि अपने सेविंग अकाउंट का नंबर आपको क्या चाहिए, 1008 चाहिए। बिल्कुल आप इसको चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट कहाँ खुलाना पड़ेगा, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इनका यही कैंपेन है, आई चूज माई नंबर। ठीक है, तो आप अपने सेविंग अकाउंट का अपनी मनपसंद नंबर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत को टोटल कितना लोन दिया है, तो भारत को टोटल लोन दिया है 392 बिलियन $, 392 बिलियन $। ठीक है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यानी कि अब तक का एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया भारत को ये सर्वाधिक लोन है। ठीक है, याद रखना है कि एडीबी ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत को कितना लोन दिया है, 392 बिलियन $, का लोन दिया है। नेक्स्ट, इक्विटास। इक्विटास एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इक्विटास बिकम फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ए, भारत में उसका जन्म हुआ था, बट अब वो यूएसए में रहता है। अब वो कहाँ पर रहता है, यूएसए में, और वो अपना इक्विटास में अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो वो अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकता है। ठीक है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा पहला बैंक है जो एनआरआई का ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र तोमर। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र तोमर। तो नरेंद्र तोमर ने क्या बोला है कि वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2021-22 में हम टोटल कितनी खाद्य सामग्री, यानी कि टोटल कितनी फूड ग्रेन्स, जैसे कि राइस है, मस्टर्ड है, दालें हैं, पल्सेस और आपका वीट है, इस तरह से टोटल हम कितनी फसल पैदा करेंगे, तो उसका जो टारगेट सेट किया गया है उसका आंसर होगा 307 मिलियन टन। यानी कि वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने 307 मिलियन टन पैदावार का लक्ष्य रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था अभी, लास्ट इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, उसमें बताया गया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो हमारी जीडीपी में 99.9% हो गया है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना है, 19.9%, 19.9%, जो 2019-20 में कितना था, 17.8%, यानी कि ये बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि ये बढ़ा है, याद रखना है आपको, ये बढ़ा है। ओके, नेक्स्ट, G7 मिनिस्टर्स। G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो G7 जो कंट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी कहाँ पर, लंदन में। ठीक है, ये एक्चुअली हो चुकी है,
तो G7 मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर हुई है? आंसर रखना है, आपको याद रखना है, लंदन यूके। ठीक है, लंदन यूके। देखिए पिछले 2 साल से तो कोविड की वजह से कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है, बट ये इस बार लंदन यूके में हुई है। ठीक है, पेटीएम अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल, याद रखना है आपको, पेटीएम अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि जब भी कोई कंपनी मार्केट में पहली बार अपने शेयर जारी करती है, तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में पहली बार अपने शेयर जारी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। तो पेटीएम अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है और इसके जरिए वो मार्केट से कितने पैसे उठाएंगे? $3 बिलियन। $3 बिलियन आपको याद रखना है, $3 बिलियन। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। IBF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ये आप डीडी नेशनल देखते हैं, डीडी भारती देखते हैं, ये सब किसके अंडर में करते हैं? ये किसके चैनल हैं? ये है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। अब जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। IBF का नाम बदल कर अब हो गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो TCS जो है वो, उसको एक लेबल मिला है कि वो बेस्ट बिग कंपनी हो गई है। कहाँ पर? यूके में। ठीक है, तो TCS यूके में सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो आंसर पूछ सकता है आपसे, यूके में भारत की कौन सी कंपनी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी है? तो उसका आंसर होगा TCS। ठीक है, नेक्स्ट। आप जब भी अपनी विंडो इंस्टॉल करते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ब्राउज़र मिलता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र मिलता था। ठीक है, ये ब्राउज़र किसका था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो अब माइक्रोसॉफ्ट इसको क्या करने जा रहा है? रिटायर करने जा रहा है, ख़त्म करने जा रहा है। कब तक इसको ख़त्म कर देगा? 15 जून 2022। यानी कि 15 जून 2022 से इंटरनेट एक्सप्लोरर ख़त्म हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? लाइक जैसे गूगल क्रोम है, ठीक है, मोजिला है, इसी तरीके से एक बाय डिफ़ॉल्ट मिलता था आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो अब ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो पे आप एक चैनल सुनते होंगे, प्रसार भारती। प्रसार भारती, तो प्रसार भारती ने अपना एक नया चैनल शुरू किया है, DD इंटरनेशनल। DD इंटरनेशनल, याद रखना है, प्रसार भारती ने अपना नया चैनल शुरू किया है, DD इंटरनेशनल। नेक्स्ट, अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप ने अपना रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित किया है? तो अदानी ग्रुप ने अपना रीजनल हेडक्वार्टर स्थापित किया है सिंगापुर में। और ये किस लिए किया है? एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने के लिए। एनर्जी प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए। तो अदानी ग्रुप ने अपना रीजनल हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थापित किया है एनर्जी प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए। नेक्स्ट, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI ने क्या किया है? एक स्टैंडर्ड डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस शुरू किया है। देखिए समझिए, स्टैंडर्ड वर्ड यहाँ पर जो यूज़ किया गया उसका क्या मतलब है। यानी कि भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी ट्रेवल से रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगी, तो उन सब इंश्योरेंस के साथ में उन्हें एक इंश्योरेंस तो देना ही होगा, जिसका नाम होगा भारत यात्रा सुरक्षा।
तो आपसे पूछ सकता है कि डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस जो है, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस जो है, उसका नाम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका नाम है भारत यात्रा सुरक्षा। नेक्स्ट, नाबार्ड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ रुपीज 9,162 9,162 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है। कौन से राज्य को? वेस्ट बंगाल को। किसके द्वारा दिया गया है? नाबार्ड के द्वारा दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि नाबार्ड के द्वारा वेस्ट बंगाल राज्य को कितनी राशि का वित्तीय सहायता दिया गया है? तो आंसर होगा 9,162 करोड़। नेक्स्ट, सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि व्हाट इज सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स। सपोज मान लीजिए आपने 100 रुपये निवेश किए आरबीआई के अंदर एज अ गोल्ड इन्वेस्टमेंट, और आरबीआई ने आपको वहाँ पर लिख के दिया 1 ग्राम गोल्ड। सपोज आरबीआई ने आपको लिख के दे दिया 1 ग्राम गोल्ड। तो देखिए यहाँ पर आपके पास पेपर पे लिखा हुआ है 1 ग्राम गोल्ड, लेकिन आपके पास फिजिकली गोल्ड नहीं है। बस ये इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आप जब पैसे निवेश करेंगे तो आपको गोल्ड एज अ फिजिकली नहीं मिलेगा, एक पेपर पे लिखकर आपको दिया जाएगा। तो इसी योजना का नाम है सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, तो ये 2021-22 में नहीं, बहुत पहले से चल रही है। ये फिर दोबारा से अभी शुरू की गई है 2021-22 में, हर साल आती है ये स्कीम। तो सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड जो है वो आपको मई 2021 से सितंबर 2021 तक मिलेगी। यानी कि अगर आप लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं, कैश निवेश करना चाहते हैं एज अ गोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो आप मई 2021 से सितंबर 2021 तक इसमें निवेश कर सकते हैं। और निवेश आपको वाया करना पड़ेगा किसके द्वारा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आप वाया बीएससी या एनएससी इसमें निवेश कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें याद रखेंगे आप, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आपको करना होगा 1 ग्राम। 1 ग्राम से कम का निवेश इसमें नहीं होगा। और मैक्सिमम आप इसमें कर सकते हैं 4 kg, मैक्सिमम आप इसमें 4 किलो तक का निवेश कर सकते हैं। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी निवेश करना चाहती है, तो वो एक इंस्टीट्यूट है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट निवेश करना चाहता है तो वो मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं 20 kg तक, 20 किलो तक। ठीक है, और जब आप इसमें निवेश करेंगे तो आपका निवेश कितने टाइम के लिए रहेगा? 8 साल के लिए। 8 साल के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा। सपोज आप बीच में ही अपना इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, बीच में ही आप अपना निवेश खत्म करना चाहते हैं, तो एग्जिट ऑप्शन 5 साल, यानी कि 5वें साल में आप चाहे अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इससे पहले आप विड्रॉल नहीं कर सकते। और जो पैसा आप निवेश करेंगे उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 2.50%। 2.50%। तो आई होप आपको ये सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ने 4,100 करोड़ 4,100 करोड़ रुपए का क्या किया है? निवेश किया है। कौन से बैंक में? इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो याद रखना है भारत सरकार के द्वारा 4100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? आरबीआई कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, तो आरबीआई ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट, नाबार्ड ने असम को 1,236 करोड़ की फाइनेंशियल सपोर्ट की है। बट ये पैसे नाबार्ड ने कहाँ से दिए हैं? ये पैसे नाबार्ड ने दिए हैं आरआईडीएफ से।
RIDF क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, यह है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो नाबार्ड के अंदर एक अलग से फंड बनाया गया है। तो नाबार्ड ने RIDF से 1236 करोड़ रुपए निकाल कर किसको दिए हैं? असम को दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है गोल्ड एक्सचेंज के लिए। गोल्ड एक्सचेंज के लिए, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है, कमोडिटी एक्सचेंज, उसमें हम आयरन कुछ भी इस तरह की कमोडिटीज़ वगैरह को एक्सचेंज करते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है। तो इसी तरह की एक और एक्सचेंज मार्केट खोली जा रही है जो सिर्फ किसके लिए होगी? गोल्ड के लिए होगी। तो सेबी ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, ठीक है, गोल्ड एक्सचेंज के लिए। और जब भी इसमें आप गोल्ड को बाय या सेल करेंगे, तो बाय या सेल करने पर आपको जो एक रिसिप्ट मिलेगी उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, यानी कि इसकी आप एब्रीवेशन भी याद रखेंगे, EGR। तो अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EGR, तो आपको याद रखना है EGR की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। और ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट किससे रिलेटेड है? ये गोल्ड एक्सचेंज से रिलेटेड है। और गोल्ड एक्सचेंज का फ्रेमवर्क किसने तैयार किया है? सेबी ने तैयार किया है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी हैं। इसके चेयरमैन अजय त्यागी हैं। ठीक है, तो ये आपका मई मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप पहली वीडियो भी और ये वीडियो भी देख लेना। आई होप आपको सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, एंड ऑल्सो कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।